नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से। हमारे साथ जो खास शख्स रहे हैं और लंबी लड़ाई लड़ी वहां पर, उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब झंडा गाड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, वो हैं संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। बड़ा लंबा संघर्ष किया आपने। ये कह सकते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, लेकिन ये ज़रूर है कि एक जुनून, एक जज्बा मन में शुरू से था कि समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और इसीलिए 94 के बाद लगातार पहले सुल्तानपुर में रेडी पटरी वालों के लिए एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और उसके बाद एक संस्था बना के सेवा का कार्य, वहाँ ब्लड डोनेशन का, गोमती सफाई का, अस्पतालों में लोगों की सेवा का, इस तरह का काम हम लोगों ने, और शहीदों की याद में तमाम आयोजन उनकी पुण्यतिथि पे, जयंती पे। तो कुल मिलाकर एक शुरुआत से ही एक जज्बा, एक जुनून मन में था। और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, फिर भ्रष्टाचार विरोधी ये आंदोलन पूरे देश भर में अन्ना जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, फिर राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल से यहाँ तक का सफ़र। लंबा सफ़र तय किया आपने। दिल्ली में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला था, बड़ा शानदार, मतलब बहुत लंबे समय बाद एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। जी हाँ, और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब उसकी शुरुआत हुई तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा आंदोलन होगा। मुझे आज भी याद है कि 5 अप्रैल को जो आंदोलन की शुरुआत होनी थी जंतर मंतर पे, तो हम लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि 3000 लोग इकट्ठा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और फिर उस आंदोलन में तो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे। स्वतः स्फूर्ति थी, जैसे लगा स्वतः स्फूर्ति थी। और उससे पहली बार ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान कराह रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप थाने में FIR दर्ज कराने जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है, माँ का इलाज कराने जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाइए या इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए या जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, हर जगह आपको रिश्वत देनी है। नौकरी पानी है तो रिश्वत देनी है। तो ये जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का खेल छोटे बड़े ऑफिसों में चल रहा था, वो पहली बार ऐसा दिखा कि लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। मुद्दा उस समय बड़ा था, 2G का, तो पूरे देश का मुद्दा बना वो, कॉमनवेल्थ गेम्स का। बड़े भ्रष्टाचार जब सामने आए तो जो छोटे छोटे भ्रष्टाचारों से लोग परेशान थे अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों में, वो लोग भी सड़कों पर निकले। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और स्वतः स्फूर्त हुआ, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम चाह कर भी नहीं करा सकती थी, जो खुद नहीं वेल ऑर्गेनाइज था, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं था लेकिन अपने आप ही ऑर्गेनाइज था। क्यों? जी, क्योंकि नेतृत्वकर्ता ने, अन्ना जी ने, अरविंद जी ने, जो भी उसके अगवा लोग थे, सब ने एक मैसेज दिया, हमें लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से अनशन, धरना, प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार से मनवानी है। तो अब देखिए कि 2011 में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार विरोधी, जो पूरी तरीके से अहिंसक था, जो गांधीवादी तरीके से था। और धीरे धीरे करके आप देखिए 14 के बाद एक ऐसा बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अहिंसा के देश को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश को, गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले देश को एक नफरत के देश में धीरे धीरे करके परिवर्तित कर दिया। ये एक बड़ा परिवर्तन मैंने अपनी आंखों के आगे, मैं 11 याद करता हूं और 14 के बाद का हिंदुस्तान याद करता हूं, तो मुझे एक बड़ा फर्क। मैं उसी पर आऊँगा, 2011 पर ही आ रहा हूँ। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एक कैंपेन था, लेकिन ये अपने आप से अचानक कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जितने, चाहे JP का आंदोलन हो, जो भी सारे आंदोलन रहे हैं, उनकी परिणति उतनी अच्छी नहीं हुई। देखिए, आंदोलन से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज निकली हिंदुस्तान में। अगर आप असम गण परिषद की बात करें तो आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी थी। प्रफुल्ल कुमार महंतो जी 30 साल की, आपकी पार्टी भी वहीं से निकली?
मैं आ रहा हूँ उस पर। तो 30 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए और धीरे धीरे आपने देखा कि फिर उनके सारे लोग आपस में लड़ना भिड़ना और वो आंदोलन अपने आप खत्म हो गया। 75 के बाद 77 में एक सरकार बनी, वो भी आंदोलन से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ, संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया। और उसके बाद फिर इस देश के अंदर आपने देखा कि 77 में जिस कांग्रेस का सूरज नहीं डूबता था उसको जनता ने बुरी तरीके से पराजित किया। आपसी लड़ाई में वो आंदोलन भी खत्म हो गया। फिर 89 में आंदोलन हुआ, 87 में बीपी सिंह जी के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। और सोचिए वो बहुत छोटा सा भ्रष्टाचार था, अगर आज के हिसाब से देखें तो 64 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में, बोफोर्स घोटाले में 415 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता से साफ कर दिया। 89 में सरकार बन गई। फिर वहां आपसी लड़ाई में वो सरकार भी चली गई। हमने भी उतार चढ़ाव देखे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। 2012 में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, और सत्ता ने जब हमें चुनौती दिया कि भाई सरकार में आना है, विधानसभा लोकसभा में आओ, फिर कानून बनाओ, चैलेंज दिया जी जी। तो केजरीवाल साहब ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और पार्टी बनाई। और हमने भी खट्टे मीठे अनुभव देखे बहुत सारे लोग। नहीं, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, सरकार भी बना ली, लेकिन आपका वो मसौदा कहीं पीछे छूट गया ना सर जी। उस पे तो इसलिए 7 वर्षों 8 वर्षों में जब से हम लोग राजनीतिक सफर जो भी हम लोगों का है, इसमें एक चीज देखने को मिली बहुत साफ तौर पे कि अगर आप साफ नीयत से, ईमानदारी से जनता के लिए काम करें तो फिर जनता भी आपको उतना ही प्यार वोट के रूप में, सरकार के रूप में देती है। आज आम आदमी पार्टी तकनीकी रूप से हो सकता है राष्ट्रीय पार्टी ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो फुटप्रिंट है, नहीं अच्छा आपने प्रचार किया, आपने यूपी से लेकर कन्याकुमारी बिल्कुल ठीक बात, कहीं कम कहीं ज्यादा आपको आम आदमी पार्टी मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल सर वही था ना, आपने जो लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ी थी जी, मैं उस पर आ रहा हूं। लोकपाल बिल की जो हमने लड़ाई लड़ी, उसमें एक केंद्रीय लोकपाल भी बना, लेकिन जब उसने कानून की शक्ल ली तो उसको धीरे 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 करके उस लोकपाल को केंद्र की सरकार ने कमजोर कर दिया। हमने अपने यहां से जैसा का तैसा लोकपाल पास करके केंद्र को भेजा, उसको मंजूरी नहीं दी। दिल्ली की सरकार की जो सीमित सीमाएं थीं, जो सीमित अधिकार थे, उसके तहत हमारे पास शिक्षा थी, हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, हमारे पास बिजली थी, हमारे पास पानी था, हमारे पास ट्रांसपोर्ट था। आज आप देखिए, नहीं आपने शानदार काम किया इसमें, जो काम था, बिल्कुल केजरीवाल जी ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया कि आज दिल्ली की तारीफ अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है। आज दिल्ली की तारीफ दुनिया के तमाम मुल्क करते हैं। कोफी अन्नान साहब ने हमारे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की। नहीं सर, आपकी बात सब ठीक है, तो आपने अच्छे स्कूल दिए, आपने चिकित्सा अच्छी दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, आपने पानी अच्छा दिया, सारे काम, शिक्षा भी अच्छी दिया, आपने अच्छा काम अच्छा किया। यहाँ तक कि अमेरिका के जो बेटी आई थी उनके प्रेसिडेंट की, ट्रम्प की जो आपकी स्कूल देखने गए थे। लेकिन सवाल यही उठता ना, इतना सब अच्छा काम किया, राजनीतिक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो मसौदा पीछे छूट गया ना। आपने जो मेन पॉइंट लेकर के आप, उसमें हमारा दोष नहीं है, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 7-8 सालों में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को बदला है। जो लोग हेलीकॉप्टर से राजनीति करते थे, उनको गली गली में पर्चे बांटने पड़े दिल्ली के अंदर। आपने केंद्र की सरकार को झुका दिया? नहीं, हमने अपने एजेंडे पे काम किया, हम किसी को झुकाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो हमको लगातार परेशान कर रहे थे, हमको हर समय सरकार मजबूर हुई लोकपाल बिल लाने के लिए, मजबूर हुई, कानून पास भी हुआ, लेकिन जब वो कानून की शक्ल में आते आते उसको कमजोर कर दिया गया। मेरा सिर्फ ये कहना है। फिर भी केजरीवाल जी के पास, आम आदमी पार्टी के पास जितनी शक्तियां थीं, हमने अच्छा काम करके दिखाया। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, हमने वहां बेहतर किया।
अब जो हमारे पास ताकत ही नहीं है, जब वक्त आएगा तो उसको हम नहीं, लेकिन अब तो आपकी ताकत बढ़ रही ना। अब तो आप पंजाब में भी हैं, गोवा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपने कोहराम मचा रखा है। जनता हमें सरकार बनाने का मौका देगी। देखिए, इस देश की मालिक जनता है। जनता जिसको चाहती है अर्श पे पहुंचा देती है, जिसको चाहती है फर्श पे पहुंचा देती है। मोदी जी को कहाँ पहुंचा दिया, योगी जी को कहाँ पहुंचा दिया। अब उन्होंने पिछले 7 सालों में क्या हाल किया है इस देश का, आप अच्छी तरीके से देख सकते आपने उत्तर प्रदेश की जी हैं। बेरोजगारी में, काला धन में, पेट्रोल डीजल के दाम में, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए। नोटबंदी में क्या हाल किया है इस देश का। और अब आप योगी जी की बात कर लीजिए। 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश को 10 साल पीछे कर दिया इन्होंने। आपने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो उपकरण खरीदे गए, वो जहां जो उपकरण 10 लाख में थे वो 25 से 35 लाख तक खरीदे गए। लेकिन दिल्ली बीजेपी के कुछ लोगों ने आपके सरकार के खिलाफ कहा कि आपने भी वही काम किया। इनफैक्ट आपने काम किया ये। देखिए, ऐसा है, मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार पे मैंने जितने भ्रष्टाचार लगाए वो सारे कागजों सहित, प्रमाण सहित, साक्ष्य सहित लगाए। एक एक करके मैं बता रहा हूं। 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, उसके कागजात दिए मैंने। 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, उसके कागजात दिए हमने। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन 12,000 का 55,000 का सिलेंडर खरीदा गया कोरोना की महामारी में। यही आरोप बीजेपी आप पर लगा रही कि दिल्ली में यही हुआ। एकदम नहीं हुआ। उनके आरोप लगाने से क्या होता है। हमने तो कागज सहित, प्रमाण सहित वो सारी चीजें दी। आपको एक एक करके बता रहा हूं। प्रभु श्री राम के नाम पर मंदिर निर्माण में जमीन खरीद में चंदा चोरी का मामला, प्रमाण सहित एक एक साक्ष्य सामने रखे। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में कहीं खरीदा गया, 35 लाख में कहीं खरीदा गया, कहीं कुछ खरीदा गया। 9 करोड़ रुपए कोरोना की महामारी के दौरान जब विद्यालय बंद थे, कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों के नाम पर निकाल लिए गए, उनके खाने और स्टेशनरी के नाम पे। उसके प्रमाण सहित कागज सामने रखे सरकार के सामने। और अभी जो जल जीवन मिशन का घोटाला है, ये एनआरएचएम से भी बड़ा घोटाला है और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें जो काम जल निगम 100 रुपए में कराता है, वो इन्होंने 140 रुपए में कराया। 45% बढ़े हुए रेट में काम कराया। लेकिन सरकार तो इससे साफ इनकार कर रही है। आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है। अजय सिंह ने आपके खिलाफ एफआईआर करा दिया है। करने दीजिए एफआईआर। उनके पास और है क्या। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो मुकदमा मंत्री हैं। वो सुबह उठते हैं तो वो इस बात को सोचते हैं कि कितने कितने लोगों के ऊपर मुकदमे करने हैं। आपके पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा 14 मुकदमे किए और 15वां अभी कर दिया। क्या लगता है सेंचुरी लगाने का इरादा है क्या आपका। लगाएं सेंचुरी। वो तो एक दिन में सेंचुरी लगा सकते हैं। आदित्यनाथ जी इतने बलशाली हैं, इतने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, और उनको तो मैं मुकदमा मंत्री कहता हूं। तो मुकदमा मंत्री हैं, वो तो 100 मुकदमे एक दिन में लगा सकते। आप जानबूझ कर पंगा लेते हैं। मेरी सेंचुरी अभी तक पूरी नहीं, क्यों नहीं पूरी कराई उन्होंने, मैं तो हैरान हूं। आप जानबूझ कर पंगा लेते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर हुई, आपको पुलिस ढूंढ रही थी, आप विधानसभा में चले गए। हाँ, बिल्कुल चला गया। इसलिए कि मैं डरता नहीं इनसे। ये जो डराने की कोशिश करते हैं, लोगों को बंदर घुड़की दिखा के, मुकदमे का डर दिखा के। राजनीति में होंगे कुछ लोगों ने जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, अपने जीवन में कुछ गड़बड़ी की होगी। मैंने बेदाग अपनी जिंदगी अभी तक बिताई है और मैं किसी मुकदमे, किसी एफआईआर, किसी कार्रवाई से डरता नहीं। आप पाताल तक मेरी जांच कराइए ना। राम मंदिर में पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे आरएसएस के लोग, पूरे विश्व हिंदू परिषद वाले सब चिल्लाने लगे, डिफेमेशन करेंगे, डिफेमेशन करेंगे, मैंने कहा भाई करो, कम से कम कागज मैं न्यायालय के सामने रख पाऊंगा। नहीं किया। उल्टा मैंने उन लोगों के खिलाफ तहरीर दी मुकदमा लिखने। वो तो कह रहे हैं कि संजय सिंह बाद में माफी मांग लेंगे और हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। कहिए तो उनसे कि मुकदमा करें, मेरी तरफ से पैरवी कर दीजिए। आप उनको बोलिए कि डिफेमेशन का मुकदमा करें। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को कहा था, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी को चाहिए कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के डिफेमेशन की सुनवाई करें। क्योंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी उनके सबसे करीबी मंत्री हैं, उनके नाक के बाल हैं।
तो अगर इस मामले का वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, चलो कोई जांच आप नहीं बिठाल रहे हो, कम से कम ये डिफेमेशन का मुकदमा अगर वो करते हैं तो उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराइए। मैं सारे प्रमाण न्यायालय के सामने रखूंगा और 6 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सवाल ये कि आप खुद ही नहीं कोर्ट क्यों नहीं चले? मैं जाऊंगा ना, मैं तो आज भी बोला है, मैंने तो आज प्रेस वार्ता करके बोला है कि मैं न्यायालय जाऊंगा और मैं अपने वकीलों से राय ले रहा हूं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के भी पैसे शामिल हैं और केंद्रीय सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसलिए मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकता हूं, उसके लिए भी राय ले रहा हूं। तो मैं तो जाऊंगा, ये तो मैंने कह दिया। चलिए सर, वक्त और लोकायुक्त में भी शिकायत की है। हाँ, लोकायुक्त में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है। आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आएंगे और अभी तमाम सवालों के जवाब लेने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी क्या कर रही है, कैसे उसका विस्तार चल रहा है और क्या योजनाएं हैं। जो आपकी जो घोषणा पत्र है उसका ज़्यादातर अंग तो समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो अपने घोषणा पत्र में मिला लिया है। इन सब बातों पर जानेंगे संजय सिंह से जवाब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने 1,20,000 करोड़ के घोटाले की बात की। देखिए, चोर तो कभी नहीं मानेगा कि उसने कोई चोरी की है, भ्रष्टाचारी कभी नहीं मानेगा कि उसने कोई भ्रष्टाचार किया है। इसकी कोई जांच हुई क्या? सरकार के कहने मात्र से क्या हो जाता है? मैंने वो कागज दिए जिसमें एक ऐसी कंपनी जिसको 8 राज्यों में घटिया पाइप होने के कारण उनकी सप्लाई को रोका गया, ऐसी कंपनी को उत्तर प्रदेश में जो इम्पैनल भी नहीं थी रश्मि मेटालिक को काम क्यों दिया? नहीं, लेकिन मेटालिक कंपनी हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। आपने जहां जहां कहा वहां तो वो काम कर रही है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं ना ये। उनको वहां पे रोका गया, उसके मैंने कागजात दिखाए, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा हिमाचल प्रदेश में रोका गया, आज मैंने आपने कहा जम्मू कश्मीर में रोका गया, वहां दोनों जगह काम कर रही है। बिल्कुल दोनों जगहों पे मैंने दिखाया कि उनके घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया, उसके कागजात दिखाए। और दूसरी बात, आज मैंने जो कागज दिखाया, सीबीआई ने 1,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी और घोटाले के मामले में इनके ऊपर केस दर्ज किया था, रश्मि मेटालिक के ऊपर। तो ऐसी कंपनी को जो इम्पैनल नहीं, पहली चीज आप बताइए कि पाइप सप्लाई के लिए जिन कंपनियों को आपने चिन्हित किया है, जिनको अपनी सूची में शामिल किया है, तो आप उनसे लेंगे ना। उसमें टाटा का भी नाम है, उसमें जिंदल का भी नाम है, उसमें 4 कंपनियां हैं। आप उन लोगों से कहते हैं कि आप जो कंपनियां इम्पैनल्ड हैं उनसे आप नहीं कह रहे हैं लेने के लिए। आपके अधीक्षण अभियंता ने बाकायदा चिट्ठी जारी की है, आलोक कुमार सिन्हा ने, वो चिट्ठी मैंने आज दिखाई कि आप इनसे आपूर्ति कीजिए, इनसे आप सप्लाई लीजिए, इनसे आप पाइप खरीदिए। किसको कहा है? जो प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं जल जीवन मिशन के अंदर। 1,20,000 करोड़ रुपए की योजना है। मंत्री जी कह रहे थे ये योजना का, अरे भाई 1,000 प्रेजेंटेशन सरकार की ओर से हुआ। अरे आपके पास कागज कहां से आ जाते हैं? सब हवा में बात कर रहे हैं। ये कागज कहां से आ जाते हैं? इन्हीं को लोग पहुंचाते हैं।
इन्हीं के लोग जो दुखी रहते हैं वो देते हैं। हर जगह कुछ ईमानदार लोग भी हैं। जिन कंपनियों को ठेका नहीं मिलेगा वो आपको मिलते हैं। सर हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है, आपको रामलला का मंदिर बन रहा है वहां भी भ्रष्टाचार दिखाई देता अच्छा, रामलला के मंदिर में मैंने कौन सी गलत बात कही, मुझे बताइए आप। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी जाती है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा, और 7:15 पे वही जमीन प्रभु श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चंपत राय जी खरीदते हैं 18.5 करोड़ रुपए में। 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए, और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाया उन्होंने। ये भ्रष्टाचार नहीं है? उस केस में मैंने तहरीर दी है, कोर्ट जा रहा हूं, 156(3) मुकदमा करूंगा। देखिए एक चीज याद रखिए, कागज कभी नहीं मरता है, ये सरकारें आती जाती रहेंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 6 महीने बाद जो सरकार बनेगी, ये जितने बेईमान हैं सब जेल में जाएंगे, और वो कागजात अगर सच हैं तो भ्रष्टाचारियों को उठा के जेल में डालो। ये तो नहीं हो सकता ना कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों के भोजन और स्टेशनरी के पैसे खाए जाएं और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। ये नहीं हो सकता कि ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर के नाम पे घोटाला हो और हम चुपचाप बैठे रहें। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वेंटिलेटर जो बच्चों का वेंटिलेटर 8 लाख का 22 लाख में खरीदा जाए, हम चुपचाप बैठे। नहीं, आपने इतने आरोप लगा दिए, क्या ये महत्वाकांक्षी योजना है? आप बताइए, जल जीवन मिशन, घर घर पाइप के जरिए, नल के जरिए पानी पहुंचाने की योजना। आपने देखा इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बालू अड्डा में क्या हुआ? दूषित पानी से पी के लोग मर गए, डायरिया फैल गया, अस्पताल में भर्ती हैं, और आप पानी के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। अब आते हैं आपकी राजनीतिक पार्टी पर, बड़ी तेजी से पैर पसार रही है उत्तर प्रदेश में। लोगों को लग रहा कि आपकी पार्टी है जो लोहा ले सकती है, बाकी लोग तो ट्विटर खेल रहे हैं। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 403 जगहों पे हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं में मेंबरशिप का अभियान चला रहे हैं। 1 करोड़ मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य था, लेकिन ये बारिश की वजह से कुछ सदस्यता अभियान हमारा बाधित हुआ है, तो उसको अभी 23 तारीख तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। तो लाखों की संख्या में लोग हमारे सदस्य बने हैं पिछले 1-1.5 महीने में। एक तिरंगा यात्रा अभी 14 तारीख को हम लोगों ने की, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा हुई, और हमारा संगठन बहुत तेजी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटों पर चुनाव? आज की तारीख में अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 403 विधानसभाओं पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी से गठबंधन अगर किसी से गठबंधन समझौता होता है आने वाले दिनों में, तो तब हम आपको जानकारी देंगे। कौन नजदीक, किससे, अखिलेश से गठबंधन हो सकता है? अब मैं समझता हूं कि उसके बारे में कोई बात टीवी चैनल पे करना ठीक नहीं है। लेकिन आपका जो एजेंडा है, आपका जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, वो तो अखिलेश जी ने अडॉप्ट कर लिया है। वो 300 यूनिट बिजली देने की, फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, तो ऑलरेडी मुलायम सिंह जी कह रहे थे। इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छे काम सबको करना चाहिए। अगर अखिलेश जी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है। 300 यूनिट बिजली फ्री यूपी के लोगों को मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अरे पूरे देश में एक विपक्ष का संगठन बन रहा है, गठबंधन का दौर चल रहा है। आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? दिल्ली में सोनिया गांधी ने बुलाई मीटिंग, आप लोग गए नहीं। कपिल सिब्बल ने मीटिंग बुलाई, आप लोग गए नहीं। कपिल सिब्बल जी की मीटिंग में मैं गया था, और मेरा अपना ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि कोई भी गठजोड़, कोई भी गठबंधन वैचारिक और सैद्धांतिक होना चाहिए, कार्यक्रम आधारित होना चाहिए। सिर्फ किसी को हराना है इसलिए हम सब इकट्ठा हो जाएं, इस मकसद से नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी को हराने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो उसकी नीतियों के खिलाफ, हमारे पास क्या अच्छी योजना है, क्या अच्छी नीतियां हैं, उसको लेके सामने आना चाहिए। तो ऐसी कुछ तस्वीर देश में अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर बनाती हैं तो अच्छा रहेगा। आप कैसे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी इतनी जायंट पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी 50 साल तक इस देश की सत्ता में रही, लोगों ने हटाया, बड़े बड़े तानाशाह चले गए दुनिया से,
तो मोदी जी या योगी जी की सत्ता भी इस देश की जनता ने बनाई है, इस देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। संजय सिंह जी कहते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद अलग है, कौन सा है? हाँ, मेरा बिल्कुल, हमारे लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, हमारे लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा है बीमार लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का इलाज, हमारे लिए राष्ट्रवाद का मायने है नौजवानों को रोजगार, हमारे लिए राष्ट्रवाद का मायने है महंगाई का कम होना, हमारे लिए राष्ट्रवाद का मायने है बुजुर्गों को इतनी पेंशन मिले कि उनके बुढ़ापे का सहारा हो। पूरा विश्व इस बात को भी देखता है, पूरा विश्व इस बात को भी देखता है कि अपने अन्नदाता को एक सरकार मवाली कहती है, खालिस्तानी कहती है, पाकिस्तानी कहती है, आतंकवादी कहती है, देश छोड़ने की बात कहती है। ये पूरा विश्व देखता है कि आप चंद पूंजीपतियों के लिए देश के करोड़ों किसानों का हक मार रहे हैं। ये पूरा विश्व देख रहा है। तो उनकी आवाज उठाने के लिए कई बार सत्ता का भूत जब चढ़ जाता है सरकार के ऊपर तो उसका नशा उतारने के लिए टेबल पे चढ़ना पड़ता है। ये कोई मेरे लिए खुशी का विषय नहीं है, लेकिन हम उनकी आवाज उठाएं कैसे? आप मार्शल लगवा के फिकवा देते हो, मुझे तो फिकवा भी दिया आप मार्शल लगा के। मार्शल हमने बुलाया नहीं बाहर से। अरे आप हमारे वीडियो देखिए, पिछले सत्र में मुझे मार्शल लगा के उठवा के फिकवा दिया गया बाहर। सवाल मेरा कि आप अकेला चलो की राजनीति पर काम करेंगे या सबके साथ मिलकर के काम करेंगे? कौन कौन होगा आपके साथ में? कि ऐसा है, ये कोई एक सीधा जवाब इसका नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियां कई बार चीजों को तय करती हैं, तो उसका इंतजार करना चाहिए। केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश आएंगे, चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? केजरीवाल जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे उत्तर प्रदेश। आप चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश? हम तो अभी राज्यसभा के सांसद हैं। गठबंधन क्या छोटे दलों से करेंगे या अगर मौका लगा तो बड़े दल के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, बातचीत जब किसी सिरे पर आएगी, बातचीत कहीं फाइनल स्टेज में पहुंचेगी तो जरूर उसकी जानकारी आपको शेयर। अगर कांग्रेस से कोई बात बनती है तो कांग्रेस से भी समझौता करेंगे क्या? कांग्रेस से कोई ना बातचीत हो रही है, ना कोई उनसे समझौता की कोई चर्चा है दूर दूर तक। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 403 सीटों का राज्य है। यहाँ पे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके चुनाव पहले लड़ चुकी हैं। तो आम आदमी पार्टी का गठबंधन के संबंध में कोई फैसला होगा तो हम उसकी जानकारी देंगे। आज की तारीख में अगर आप पूछेंगे तो हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं। 403 जगहों पे हम मेंबरशिप का अभियान चला रहे हैं। बेरोजगारों के भी मुद्दे आप लगातार बेरोजगारों के मुद्दे लगातार उठा रहा हूँ। हमसे ज़्यादा किस पार्टी ने उठाया? आप बताइए, आप बताइए। सबसे ज़्यादा मुद्दा हमने उठाया बेरोजगारों का। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश 5.5 लाख के करोड़ का बजट का प्रदेश है। जो हमसे लोग सवाल करते हैं दिल्ली में कर दिया, ये प्रदेश बहुत बड़ा। अरे भाई, वहाँ 60,000 करोड़ का बजट है, यहाँ 5.5 लाख करोड़ का बजट है। 10 गुना के लगभग बड़ा बजट है यहाँ का। सारी वो योजनाएं जो दिल्ली में लागू हुई यहाँ लागू हो सकती हैं। सरकार के पास नीयत होनी चाहिए, नीयत है नहीं है। खाली बेईमानी भ्रष्टाचार करने से थोड़ी कुछ होगा। चलिए सर, समय खत्म हो रहा है हमारे पास में। चलते चलते आप हमारे के न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मुल्क अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों से बना हुआ मुल्क है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता। तो विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम अपने मुद्दों पर, अपनी तरक्की पर, प्रदेश की और देश की तरक्की पर काम करें, मिलकर एक साथ काम करें और नफरत की राजनीति से अपने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को दूर रखें। कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ साहस से, मजबूती से, निर्भीक होकर बोले, इस बात की चिंता किए बगैर कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि चुप रहे तो परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हैं संजय सिंह जी, जो बता रहे हैं कि नफरत की राजनीति से हमको दूर रहना है और उसके लिए डटकर मुकाबला भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर नफरत फैली तो कल सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। और शायद उनकी उम्मीद भी यही होगी कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में इतिहास रचा है, उत्तर प्रदेश चूँकि एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है, तो यहाँ भी उनकी मंशा है कि वो यहाँ इतिहास रचें। और उसकी शुरुआत उन्होंने भ्रष्टाचार खोलने से लेकर के कर दी है। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का 2011 में उन्होंने शुरुआत की थी। यूपी में करीब करीब
उसी तर्ज पर शुरुआत है। अब कितना सफल होंगे और कब सफल होंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।